नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये मैं लेकर के आया हूं अपने उन साथियों के लिए जो रीट लेवल 1 के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। आज की वीडियो में हम रीट के लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन का जो पहला टॉपिक है परिवार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, परिवार जो है कोई ऐसी नई चीज नहीं है जिसके बारे में हमें मालूम ना हो। ठीक है, हम जन्म से लेकर के अब तक एक परिवार का हिस्सा रहे हैं। परिवार के क्या नियम होते हैं, क्या मर्यादाएं हैं, क्या उनसे हमें लाभ हो सकते हैं, या परिवार में किस तरह के बंधनों से को हमें फेस करना पड़ता है, इन सब के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि इन सब चीजों को हम फेस करते आए हैं। परिवार के उत्तरदायित्वों को हमने संभाला है और आगे भी संभालते रहेंगे। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में प्रश्न पत्र में हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे ऐसे ही कुछ पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं आज का विषय, जो कि है परिवार। दोस्तों, परिवार के लिए इंग्लिश में जो शब्द यूज किया जाता है वो है फैमिली। ठीक है, और सबसे पहली बात यहां पर यह आ जाती है कि परिवार के लिए इंग्लिश में यूज में जो शब्द लाया जाता है फैमिली, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ये फैमिली शब्द कहां से निकला है, किसने बनाया, क्या कुछ है। तो फैमिली जो शब्द लिया गया है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा में एक शब्द जो है फेमुलस। ठीक है, फेमुलस शब्द से फैमिली शब्द की उत्पत्ति हुई है। और लैटिन भाषा में ये जो शब्द है फेमुलस, इसका अर्थ होता है, दो अर्थ हैं इसके, एक तो नौकर या इसे हम बोल सकते हैं सहायक, और दूसरा जो अर्थ है इसका वो है समूह। ठीक है, तो परिवार के लिए जो इंग्लिश में टर्म फैमिली यूज की जाती है उसका ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से और फैमुलस नाम के एक शब्द से हुई। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप जवाब देंगे लैटिन भाषा से हुई है। या फिर अगर पूछा जाए कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किन शब्दों से हुई, कौन से शब्द से हुई, तो आप वहां लिखेंगे फेमुलस शब्द से। ठीक है, टिक लगाएंगे फेमुलस पर, जिसका अर्थ क्या है, नौकर, सहायक अथवा समूह। ठीक है, तो ये थी दोस्तों पहली बात। इसके बाद हम ये समझते हैं कि परिवार का अर्थ क्या है। ठीक है, तो उत्पत्ति की बात हमने कर ली है। अब ये जो परिवार है, परिवार शब्द का अर्थ क्या है, परिवार शब्द से अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों, परिवार जो है वो एक ऐसा स्थान माना गया है जहां दो या दो से अधिक विपरीत लिंग के जो वयस्क व्यक्ति हैं वो विवाह के उपरांत साथ रहते हैं। ठीक है, यहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख देता हूं, दो या दो से अधिक विपरीत लिंगीय वयस्क और विवाह के उपरांत ठीक है, तो तीन चीजें क्या है। पहली बात तो दो हो सकते हैं या कम से कम दो, या दो से ज्यादा कितने भी। ठीक है, दो या दो से अधिक विपरीत लिंगीय वयस्क व्यक्ति विवाह के उपरांत साथ रहते हैं। ठीक है, तो परिवार क्या है, परिवार एक ऐसा स्थान है जहां पर दो या दो से अधिक विपरीत लिंगीय स्वभाव, कहने का मतलब है एक पुरुष है तो दूसरी महिला। ठीक है, पुरुष और महिलाएं, समझ में आ रही बात, कि दो या दो से अधिक पुरुष एवं महिलाएं जो हैं वो विवाह के उपरांत साथ जहां रहें, उस स्थान को परिवार कहा जाता है, उस स्थान को परिवार माना गया है।
ठीक है। और इस अर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो कोई ऐसा समूह जिसमें केवल महिलाएं हों, ठीक है। अगर इस परिभाषा को अगर हम ध्यान में रखें तो कोई ऐसा समूह जिसमें सिर्फ महिलाएं हो या कोई ऐसा समूह जिसमें केवल पुरुष हो, उसे परिवार की संज्ञा नहीं दी जा सकती, उसे परिवार नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, कोई एक ऐसा समूह जिसमें पुरुष और महिलाएं साथ तो रह रही हैं लेकिन उनके बीच में विवाह नहीं हुआ है, ठीक है। पुरुष और महिलाएं बिना विवाह के अगर साथ रहते हैं तो उस समूह को भी परिवार नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो परिवार क्या है? वह स्थान जहां दो या दो से अधिक विपरीत लिंगीय वयस्क जो है विवाह के उपरांत साथ रहे, उसे परिवार कहा गया है। और इसके अकॉर्डिंग केवल महिलाओं का समूह परिवार नहीं है, केवल पुरुषों का समूह परिवार नहीं है, या एक ऐसा समूह जिसमें महिलाएं और पुरुष साथ तो रहते हैं लेकिन विवाह नहीं किया है उन्होंने, तो वो भी परिवार की संज्ञा उसे नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ये है परिवार का अर्थ, जहां दो या दो से अधिक विपरीत लिंग के जो वयस्क व्यक्ति हैं वो विवाह के उपरांत साथ रहें, वह स्थान परिवार कहा गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं परिवार की कुछ परिभाषाओं के बारे में, ठीक है। अलग अलग ज्ञानी महात्माओं ने, ज्ञानी व्यक्तियों ने जो रिसर्च की है उसके बेसिस पर परिवार को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है उन सब ने, ठीक है। हमें जो है उन सब के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा परिभाषाएं जो हैं वो प्रश्न पत्र में हमसे पूछी जा सकती हैं। पूछी कैसे जाएंगी कि आपको स्टेटमेंट दे दी कि ये जो परिभाषा है ये निम्न में से किसने दी, तो आप परिभाषा देखेंगे, ऊपर कोई परिभाषा दी हुई है, मान लेते हैं परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, यह कथन किसका है, तो आपको नीचे ऑप्शन में नाम दिए गए होंगे, उन नामों में से जिसका वो कथन होगा आपको उस पर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ऐसी ही कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले परिवार की जो परिभाषा अगस्ते काम्टे को समाज शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्ते काम्टे के अनुसार परिवार जो है, क्या परिवार जो है वो समाज की आधारभूत इकाई है, आधारभूत इकाई, ठीक है। अगस्ते काम्टे के अनुसार परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। जो समाज है, किसी भी सभ्यता के अंदर जो समाज होगा उसमें परिवार जो है एक सबसे छोटी इकाई के रूप में काम करता है, एक छोटे से सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है, ठीक है। और इसको याद करने का जो तरीका है वो सबसे बढ़िया, देखो बड़ा ही आसान और हंसी वाला सा तरीका बताता हूं आपको। अगस्ते का आ ले लिया और आधारभूत का आ ले लिया और इकाई का ई ले लिया, और यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं आ ई। तो आप लोगों को गोविंदा की एक फिल्म का गाना याद आ जाएगा, राजा बाबू में, आ ई उ उ उ, ठीक है। तो उसका उ हटा देना है, आ ई ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ ई का मतलब क्या है? पहला आ जो है वो अगस्ते काम्टे के लिए, दूसरा आ जो है वो आधारभूत के लिए, और ई जो है वो इकाई के लिए, ठीक है। तो अगस्ते काम्टे को अगर याद करना है, अगस्ते काम्टे ने क्या परिभाषा दी, तो आ ई ध्यान रखना आपने। आ ई का मतलब अगस्ते आधारभूत इकाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो दूसरी परिभाषा है वो महान प्लेटो साहब ने दी, और प्लेटो साहब के अनुसार जो परिवार है, प्लेटो के अनुसार जो परिवार है वह बालक की प्रथम पाठशाला, ठीक है, बालक की प्रथम पाठशाला कही जाती है।
परिवार जो है वो बालक की प्रथम पाठशाला होता है। ठीक है, और ये बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि समाज में जैसे हम अपने ऊपर ही अगर लागू करें बात कि हमें समाज में किसके सामने, बड़े के साथ कैसे बात करनी है, छोटों के साथ कैसे बात करनी है, किस तरीके से रहना है, बैठना है, उठना है, या जो भी कार्यक्रम वगैरह होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम है या सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वहां पर जाकर के कैसा अपना बिहेवियर शो करना, ये सब हमें शुरुआती शिक्षा जो है कहाँ से मिलती है? परिवार में जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, वही सिखाते हैं हमें। इसलिए प्लेटो साहब की ये जो बात है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होता है, इससे मैं तो क्या सभी लोग, आप सभी जो हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। और प्लेटो जी ने क्या कहा, इस चीज को ध्यान अगर रखना है तो आपने यहां पर लिख लेना है पप्पा। ठीक है, पापा लिख लो, पप्पा लिख लो, एक ही बात। ठीक है, अब पै से प्लेटो और पा से पाठशाला, तो प्लेटो पाठशाला। प्लेटो ने क्या बात की? प्लेटो ने बात की पाठशाला की। अगस्त्य कांटे का आधारभूत इकाई के अकॉर्डिंग आ ई, और प्लेटो का प्रथम पाठशाला के अकॉर्डिंग पप्पा। ठीक है, इसके बाद तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है डेविस साहब। और जो डेविस जी हैं, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने परिवार को कैसे परिभाषित किया? डेविस के अनुसार परिवार जो है वो रक्त संबंधियों का एक समूह है। ठीक है, डेविस के अनुसार परिवार रक्त संबंधियों का समूह जो है उसे परिवार कहा जाता है। रक्त संबंधियों का जो समूह है उसे परिवार कहा जाता है अकॉर्डिंग टू डेविस के अनुसार। और याद करना है तो डेरस, बस डेरस, ये चीज ध्यान रखें, डे से डेविड और रस से रक्त संबंधी। ठीक है, तो डेविस के अनुसार जो परिवार है वो रक्त संबंधियों का समूह है। लेकिन इसके अपवाद हैं। डेविस साहब की बात तो सच है कि ज्यादातर हम क्या देखते हैं, परिवार में जो रक्त संबंध रखने वाले लोग होते हैं वो साथ रहते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप परिवार का जो नौकर है उसे भी परिवार का ही हिस्सा माना गया है, और नौकर जो है वो रक्त संबंधी नहीं होता। एक पॉइंट। डेविस की ये जो बात थी, रक्त संबंधियों का समूह परिवार कहा जाता है, इसके अपवाद के तौर पर नौकर या दास जो होगा, नौकर या दास जो है वो परिवार का ही सदस्य है परंतु रक्त संबंधी नहीं होता। और दूसरा, दत्तक पुत्र या पुत्री जो है, दत्तक पुत्र या पुत्री, दत्तक पुत्र या पुत्री का मतलब भाई किसी ने बेटा या बेटी को गोद लिया है, तो गोद ली हुई संतान जो है वो रक्त संबंधी नहीं होती परंतु वो परिवार का हिस्सा मानी गई है। ठीक है, तो डेविस के अनुसार जो परिवार है वो रक्त संबंधियों का एक समूह है। ठीक है, इसके बाद चौथा जो परिभाषा दिया गया वो इलियट एवं मेरिल के द्वारा दी गई। और इलियट और मेरिल के परिभाषा के अनुसार जो परिवार है वो पति पत्नी और बच्चों का, ठीक है, परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। ठीक है, इलियट और मेरिल के अनुसार परिवार पति पत्नी व बच्चों से निर्मित जैविक सामाजिक इकाई। क्या है? जैविक सामाजिक इकाई है। ठीक है, याद करने का तरीका, इलियट के ई और मैरी, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं इडियट मैरी जैसी, इडियट मैरी जैसी। तो इडियट से आप समझ जाएंगे इलियट, और मैरी से मैरिल,
और जैसी जो है, जैसी को आप ऐसे ब्रेक कर लेंगे, जैसई। ठीक है, तो जैविक सामाजिक इकाई, इडियट मेरी जैसी, तो इलियट मेरिल जैविक सामाजिक इकाई। अब इलियट और मेरिल के अनुसार जो परिवार है वो पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। याद करने का तरीका, इलियट मेरिल जैसी, तो इलियट मेरिल और जैविक सामाजिक इकाई। ठीक है, तो ये चौथी परिभाषा परिवार की इलियट और मेरिल के द्वारा जो दी गई। उसके बाद जो क्लेयर है, क्लेयर के अकॉर्डिंग पांचवी जो परिभाषा है क्लेयर साहब के द्वारा जो दी गई, क्लेयर, ठीक है, क्लेयर साहब ने जो परिभाषा दी परिवार की, उसके अकॉर्डिंग परिवार जो है वो माता पिता और उनकी संतानों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। ठीक है, क्या है? परिवार माता पिता व बच्चों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। क्लेयर ने परिवार को कैसे परिभाषित किया कि परिवार जो है क्लेयर के अनुसार माता पिता व बच्चों के बीच संबंधों की व्यवस्था माना गया है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? क्लेश की व्यवस्था। ठीक है, याद करने का तरीका देखिए, क्लेयर का क्ले ले लिया, संबंधों का से बन गया क्लेश की व्यवस्था। तो सीधे समझ जाएंगे हम, क्लेयर के अनुसार जो परिवार है वो माता पिता व बच्चों के संबंधों से संबंधों की व्यवस्था है। ठीक है, क्लेश की व्यवस्था। तो क्लेयर के अनुसार परिवार जो है वो माता पिता व बच्चों के बीच संबंधों की व्यवस्था कहा गया है। ठीक है, उसके बाद मैकाइवर और पेज, छठी जो परिभाषा है वो मैकाइवर एवं पेज के द्वारा दी गई। और मैकाइवर और पेज के द्वारा ये जो परिभाषा दी गई ये यौन संबंधों पर आधारित है। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज के द्वारा परिवार जो है कैसे परिभाषित किया गया? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार जो है यौन संबंधों पर आधारित, क्या है? यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा व स्थायी समूह है, स्थायी समूह है जिसमें संतान को उत्पन्न व उनका पालन पोषण किया जाता है। पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार क्या है? परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा व स्थायी समूह है जिसमें संतान उत्पत्ति एवं उनका भरण पोषण, यानी कि संतान को उत्पन्न किया जाता है और उस संतान का भरण पोषण पालन पोषण जो है वो किया जाता है। ये मैकाइवर और पेज की परिभाषा है परिवार की। ठीक है, इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है, मैकाइवर और पेज जो है वो यौन संबंधों पर आधारित, किसी भी परिभाषा में अभी तक यौन संबंधों की बात नहीं आई है। यौन संबंधों पर आधारित जो परिभाषा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? वो मैकाइवर एवं पेज के द्वारा दी गई है। इसके बाद सातवीं जो परिभाषा है वो दी गई है लूसी
मेयर के द्वारा, लूसी मेयर के द्वारा। और लूसी मेयर के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार परिवार जो है वो माता पिता और संतान से बना एक गृहस्थ समूह है। ठीक है, लूसी मेयर के अनुसार माता पिता, जो परिवार है वो माता पिता व संतान से बना गृहस्थ समूह है, गृहस्थ समूह है, जिसके मूल में दंपति व उनकी संतान रहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो 7 परिभाषाएं जो हैं परिवार की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी परिभाषा को उठा करके प्रश्न के तौर पर आपको दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित जो कथन है ये किसका है। हो सकता है वो समाज की आधारभूत इकाई अगर आपसे पूछ लें तो आपका जवाब होगा अगस्टे काम्टे। आपसे पूछा जा सकता है रक्त संबंधियों का समूह किसने कहा परिवार को, तो आप जवाब देंगे डेविस ने। अगर आपसे पूछा जाए कि परिवार को यौन संबंधों पर आधारित समूह किसने बताया, तो आपका सीधा सीधा जवाब मैकाइवर और पेज होगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए परिवार को माता पिता व संतान से निर्मित गृहस्थ समूह किसने कहा, तो लूसी मेयर जो है उन्होंने परिवार को गृहस्थ समूह बता करके परिभाषित किया। ठीक है, तो ये जो परिभाषाएं हैं 7 परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी अगस्ते काम्टे के द्वारा जो दी गई आधारभूत इकाई ई। ठीक है, प्लेटो के द्वारा बालक की प्रथम पाठशाला मतलब पप्पा, डेविस के द्वारा परिवार रक्त संबंधियों का समूह यानी कि डेरस। ठीक है, और डेविस की जो परिभाषा है उसके अपवाद है नौकर, दास या दत्तक पुत्र और पुत्री। इलियट और मेरिल के अनुसार जो परिवार है वो जैविक सामाजिक इकाई है। जैविक सामाजिक इकाई की बात इलियट और मेरिल ने की। क्लेयर ने बताया क्लेश वाली बात। ठीक है, कि जो क्लेयर के अकॉर्डिंग जो परिवार है वो क्या है, माता पिता व बच्चों के बीच संबंधों की जो व्यवस्था है। ठीक है, संबंधों की व्यवस्था का जो पॉइंट है वो किसने दिया, क्लेयर ने दिया। यौन संबंधों का पॉइंट जो है वो मैकाइवर एवं पेज ने दिया। और गृहस्थ समूह का जो पॉइंट है वो किसने दिया, लूसी मेयर ने दिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे परिवार की विशेषताओं की। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक अभी हम इसमें पढ़ेंगे और आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक होगा वो है परिवार की विशेषताएं। ठीक है, परिवार के अंदर किस किस तरह की विशेषताएं जो है वो देखने को मिलती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, ज्यादातर विशेषताएं जो है वो अपन ने देखी हैं, अपने को पता भी है परिवार के जो सदस्य हैं उनका क्या काम होता है, चौधर किसकी चलती है परिवार में। फैमिली में देखो जी, अपने यहाँ तो फैमिली जो है भारत के अंदर फैमिली में जो चौधर है खासतौर पर अपने इलाके में, वो परिवार का जो सबसे बुजुर्ग होता है उसकी चौधर चलती है जी, वही मुखिया होता है परिवार का, उसकी बात हमें फॉलो करनी पड़ती है। और वो जो निर्णय लेते हैं सोच समझ करके निर्णय लेते हैं, इसलिए उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह जैसी कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, परिवार की विशेषताएं। और परिवार की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले जो है मैं यहां लिख देता हूं कि जो परिवार है पहला ही पॉइंट भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों से बना होता है। विपरीत लिंगीय स्वभाव, विपरीत लिंगीय स्वभाव, ये पहली विशेषता है। विपरीत लिंगीय स्वभाव के वयस्क होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि केवल महिलाओं का या केवल पुरुषों का समूह परिवार नहीं कहा जा सकता। परिवार जिस समूह को बोला जाएगा उसकी विशेषता यह है कि विपरीत लिंगीय स्वभाव के जो व्यक्ति हैं उसमें देखने को मिलेंगे। और दूसरी जो बात, जो दूसरा पॉइंट आपको बताया गया था परिवार की विशेषताओं के लिए, विवाह के उपरांत, ठीक है, विवाहोपरांत जो है परिवार निर्मित होता है। ये जो विपरीत लिंगीय स्वभाव के वयस्क होंगे ये विवाह के उपरांत इकट्ठे रहते हैं। विवाह संबंध,
ठीक है। और ये जो विवाह के संबंध हैं ये युगल में दंपत्ति के बीच में होंगे। विवाह संबंध, साथ ही साथ आप लिख सकते हैं यौन संबंध। ठीक है। तो विपरीत लिंगीय स्वभाव के वयस्क होंगे और वो विवाह के उपरांत जो है या यौन संबंधों पर आधारित जो है परिवार के का निर्माण करेंगे। ठीक है। फिर तीसरी चीज, जो परिवार है वो, जैसा कि अपने अगस्टे काम्टे साहब की बात थी, आधारभूत इकाई है। तो परिवार जो है वो आधारभूत बोल दीजिए आप या मूलभूत बोल दीजिए, एक ही बात है। परिवार जो है वो आधारभूत इकाई मानी जाती है किसकी? समाज की। समाज की आधारभूत इकाई है परिवार। ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट, चौथी विशेषता परिवार की, ये सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक या सर्वव्यापक। सर्वव्यापक, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में केवल आप ही लोगों का परिवार है या केवल मेरा ही परिवार है। अगर आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं जहां पर मानव समाज रहता है, वहां पर आप देखेंगे कि चाहे कोई भी समाज हो, चाहे आप इंडिया की बात कर लें, चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जहां पर भी जाएंगे आप पाएंगे कि जो मनुष्य है वो परिवार बना करके रहता है। और यही नहीं, जो परिवार पशु पक्षी हैं उनके अंदर भी परिवारों का निर्माण किया जाता है। तो जो परिवार है उसकी ये विशेषता है कि वो सार्वभौमिक है, सर्वव्यापक है, हर जगह देखने को मिलता है, यूनिवर्सल है। ठीक है। उसके बाद पांचवी जो विशेषता है परिवार की, पांचवी विशेषता में हम पढ़ते हैं भावनात्मक आधार होता है। ठीक है। भावनात्मक आधार, इमोशनल बेसिस। देखिए, एक परिवार जो है वो परिवार के सदस्यों की भावनाएं जो हैं उसको संतुष्ट करने का काम करता है। ठीक है। मान लेते हैं कि आप किसी बात को लेकर के दुखी हो, या आपका किसी काम, कोई आप काम कर रहे थे और उसमें वो जो काम है आपका खराब हो गया, उसमें गड़बड़ हो गई, तो परिवार के जो लोग हैं वो आपको हिम्मत बंधाते हैं, आपके प्रति सहानुभूति रखते हैं, जरूरत पड़ने पर आपको लाड प्यार सब हर तरह की भावनाएं, जो इवन गुस्सा तक जरूरी है, गुस्से की जो भावना है वो भी आपकी परिवार से परिपूर्ण होती है। अगर आप कोई गलती करोगे तो परिवार के जो बड़े हैं आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, और हो सकता है अगर आप ना मानो तो तरीके से दो कान के नीचे लगा भी दें। ठीक है। तो वो जो भावनात्मक आधार है वो परिवार जो है वो आपको भावनात्मक आधार देता है, आपकी भावनाओं की जो है संतुष्टि परिवार के द्वारा पूर्ण की जाती है। ठीक है। इसके अलावा छठा जो पॉइंट है, छठी जो विशेषता है परिवार की, वो है सोशलाइजेशन या समाजीकरण। ठीक है। सोशलाइजेशन या समाजीकरण। ठीक है। इसको आप निर्माणात्मक प्रभाव भी बोल सकते हैं। समाजीकरण क्या है कि कोई बच्चा जो है समाज के अंदर आने वाले समय में वो बड़े समाज के अंदर एंटर करेगा, यानी कि सोसाइटी के अंदर उठेगा बैठेगा, तो वो सोसाइटी में किस तरह से बैठेगा, कैसे लोगों के साथ बात करेगा, किस तरह से वो उनको शिष्टाचार के साथ बात करेगा, या किस तरीके से उसको बात करनी है, ये सब चीजें कौन सिखाता है? जो बच्चा होता है। प्लेटो की बात ध्यान है आपको, प्लेटो ने कहा था बालक जो है, बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। तो समाज में किस तरह से उठना बैठना है, कैसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, कैसे जो है छोटों को प्यार करना है, कहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है, किस तरीके से करवानी, ये सब जो है ये सब कौन सिखाता है? समाज में एडजस्ट करने में मदद कौन करता है किसी भी व्यक्ति की? समाज में अगर एडजस्ट करना है किसी व्यक्ति को तो उसकी मदद बचपन से ही उसका परिवार करता है। तो परिवार की ये विशेषता है कि वो बच्चों का समाजीकरण सबसे पहले किसको फेस करेगा? वो परिवार के व्यक्तियों को। परिवार जो है उसका छोटा सा समाज है अपने आप में। एक छोटा सा बच्चा है घर में 2-3 साल का, उसका प्रथम समाज जो है उसका परिवार ही है। ठीक है। सबसे पहले वो परिवार के लोगों से ही सीखता है, बड़े के साथ किस तरह से बात करनी है, छोटों के साथ किस तरह से बात करनी है। ठीक है। तो सामाजिकरण जो है वो सबसे पहले परिवार ही सिखाता है किसी भी बच्चे को। उसके बाद 7वां पॉइंट जो है वो क्या है? आर्थिक व्यवस्था। ठीक है। आर्थिक व्यवस्था। देखिए, एक परिवार के अंदर
कई सारे लोग हो सकते हैं। अगर एकल परिवार है तो वो छोटा होगा, अगर संयुक्त परिवार है तो वो बड़ा होगा, लेकिन किसी भी परिवार में 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जो हैं वो होंगे। और अगर परिवार के अंदर ये व्यक्ति हैं, परिवार है, तो परिवार के लोगों की जरूरत भी होती है। ठीक है, उनकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। खाने के लिए खाना चाहिए होता है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, और मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध करने होते हैं, और इधर उधर आने जाने के लिए साधन, मोटरसाइकिल है या साइकिल है, सब कुछ चाहिए होता है। और इन सब चीजों की पूर्ति के लिए उनको पैसा कमाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। तो आर्थिक व्यवस्था जो है वो परिवार का एक विशेषता है। आर्थिक अपने जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए उनको अर्थ का अर्जन यानी कि धनार्जन जो है वो करना पड़ता है। हर परिवार के लिए ये निश्चित विशेषता है, होनी ही चाहिए। जिस परिवार के पास पैसे कमाने का साधन नहीं होगा वो परिवार तुरंत बिखर जाता है। ठीक है, इसके बाद 7वां पॉइंट है गया आर्थिक व्यवस्था। 8वां जो पॉइंट है वो है बच्चों का भरण पोषण। ठीक है, हर परिवार चाहे वो समृद्ध हो या गरीब परिवार हो, किसी न किसी तरीके से उस परिवार के जो बच्चे हैं उनका भरण पोषण करने की जो जिम्मेदारी है, उनको खाने के लिए अच्छा खाना प्रोवाइड करना, उनको पहनने के लिए अच्छे कपड़े प्रोवाइड, उनकी शिक्षा का जो भी काम, बच्चों के भरण पोषण के लिए जो भी कार्य किया जा सकता है वो परिवार की विशेषता है। परिवार जो है बच्चों का भरण पोषण, लालन पालन पोषण करने में उत्तरदायी है, करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इसके अलावा परिवार में हर सदस्यों के दायित्व होते हैं। देखिए 9वां जो पॉइंट है वो है सदस्यों के उत्तरदायित्व। मतलब जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व ऐसे बड़ा भयंकर नाम सा बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वैसे है तो चीज भयंकर वाली सी। उत्तरदायी कौन होगा, बोले गड़बड़ हो गई, जिम्मेदार कौन, बोले जी वो, बोले इसने उल्टे काम कर रहे। ठीक है, तो वैसी सी कंडीशन भी सदस्यों के उत्तरदायी। जब भी आप परिवार की बात करोगे तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। परिवार को सही रूप से चलाने के लिए, परिवार में किसी भी तरह का कोई क्लेश ना हो, परिवार के सभी सदस्यों का भरण पोषण सही से हो, सभी को रहने के लिए अच्छी जगह मिले, खाने पीने के लिए अच्छा खाना मिले, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिले, इन सब चीजों को ध्यान में, और सबसे ज्यादा जरूरी कि बिना मन मुटाव के वो जो परिवार है वो समृद्ध बना रहे, इसके लिए हर सदस्य का कुछ न कुछ उत्तरदायित्व है। हर व्यक्ति जो होगा परिवार का, कोई भी काम अगर करता है तो उस कार्य को, परिवार का वो जो कार्य है वो उसे अपना समझ करके करेगा। ठीक है, परिवार का जो आकार है वो बेशक सीमित हो सकता है। ठीक है, परिवार का आकार बेशक सीमित हो सकता है, लेकिन परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके उत्तरदायित्व असीमित उत्तरदायित्व है। आप जो है वो कोई एक काम किसी एक के जिम्मे लगाकर नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, उस काम को देखना पड़ता है। एक परिवार के सभी जो सदस्य हैं, जो प्रमुख सदस्य हैं, वो उस काम पर ध्यान लगाएंगे। कहने का तात्पर्य, मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं कि यदि मेरे परिवार में मेरे चाचा जी का अगर बेटा है, वो कुछ गलत काम कर रहा है, तो मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मैं उसे गलत कार्य करने से रोकूं और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाऊं, उसको सही कार्य कैसे करना है, क्या करना है, ये चीजें उसको समझाऊं। ये मेरा उत्तरदायित्व है, क्योंकि मेरे अपने परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। हर सदस्य की जिम्मेदारियां होती हैं उसके परिवार के को लेकर के। ठीक है, इसके बाद सामाजिक संरचना जो होती है उसमें परिवार जो है वो केंद्रीय स्थिति में होता है। 10वां, ठीक है, सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु है ये। सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर एक पॉइंट लिखा था, आधारभूत इकाई। ठीक है, कि सबसे छोटी इकाई होती है परिवार, और परिवार
चूंकि सबसे छोटी इकाई है, तो समाज का जो निर्माण होगा, जो समाज निर्मित होता है, वो कई सारे छोटे छोटे परिवारों के मिलने से ही निर्मित होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो परिवार है वो सामाजिक संरचना, सामाजिक ढांचा जो है हमारा, उसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, इस सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु परिवार को माना गया है। इसके बाद 11वां जो पॉइंट है, 11वीं जो विशेषता है कि परिवार के अंदर समान आवास, समान रहन सहन, ठीक है। इसकी हमें कोई भी परिवार जब हम देखेंगे तो उस परिवार के सभी सदस्यों को एक जैसा ही रहने का और खाने पीने का, उनके रहन सहन का जो तरीका है वो एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि परिवार का एक सदस्य जो है वो तो राजा की तरह रहेगा, बिल्कुल अपने फैंसी कपड़े पहन करके घूम रहा है इधर से उधर और उधर से उधर। ठीक है, परिवार का जो मुखिया होगा वो इन चीजों को बड़े ध्यान से देख करके रखता है, क्योंकि भेदभाव जो है, मनमुटाव की जो बातें हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है अगर इस तरह का कोई फर्क जो है वहां सदस्यों के बीच में उभरने लगता है, तो परिवार जो है वो विघटन के कगार पर आ सकता है। इसलिए जो मुखिया है वो इस चीज को कंफर्म करता है कि जो परिवार है, जैसे सिंपल सी बात है भाई, अगर परिवार का मुखिया जो है, जैसे घर के अंदर कोई खाने पीने का सामान लाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा किसी एक को दे दिया, वो सभी में बराबरी से बंटता है। ठीक है, तो समान आवास, समान रहन सहन जो है ये भी परिवार की एक व्यवस्था है। और इसके अलावा जो परिवार के बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों में सहभागिता, सहयोग व अपनत्व की भावना, परिवार के जो बच्चे होंगे उनमें एक साथ काम करने की इच्छा, साथ मिलकर के खेलने की इच्छा, अपनत्व की भावना। ठीक है भाई, आपस में वो चाहे कितना ही लड़ लें, लेकिन गली के अगर किसी दूसरे बच्चे ने आपके छोटे भाई को कुछ बोल दिया तो दे कॉलर पकड़ के दे ही गाल पे, गाल ही गाल लाल कर देंगे मार मार के। वो अपनत्व की भावना है। ठीक है, बच्चों के बीच ये अपनत्व की जो भावना आपस में ना बनती हो, जाए भाई भाई लड़ते हो आपस में चाहे, लेकिन गली में किसी दूसरे ने आपके भाई को कुछ बोल दिया तो मरने मारने पर उतारू हो जाना, ये क्या है? सहभागिता, अपनत्व की भावना है, भाईचारा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये परिवार की विशेषता है, बच्चों के बीच सहभागिता, सहयोग और अपनत्व की भावना, और बच्चों में भाई का संबंध, सहोदर संबंध जो है, भाई का जो संबंध है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में जो है भागीदारी। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक कार्यों या सामाजिक कार्यों का संयुक्त या का भागीदारी आप लिख सकते हैं, भागीदारी, सामाजिक कार्यों में भागीदारी, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो। ठीक है, इन सभी कार्यों में जो परिवार है वो भागीदार बनता है। ठीक है, ये सारी विशेषताएं हैं। क्या क्या है कि परिवार जो है, परिवार की विशेषताओं में विपरीत लिंगीय स्वभाव के वयस्क होते हैं, विवाह संबंध एवं यौन संबंध उनके बीच में होंगे, जो दंपति होगा उनके बीच में। इसके अलावा आधारभूत इकाई है परिवार हमारे समाज की, सार्वभौमिक और सर्वव्यापक होता है, यानी कि आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ आपको परिवार देखने को मिलेंगे, चाहे छोटे हो या बड़े हो, एकल हो, संयुक्त हो, पितृवंशीय हो, मातृवंशीय हो, किसी भी तरह के हो, लेकिन परिवार देखने को मिलेंगे। भावनात्मक आधार देता है। ठीक है, परिवार जो है वो भावनाओं की पूर्ति करता है। इसके अलावा सामाजिकरण, बच्चों का जो सामाजिकरण है, बच्चों को सोशलाइज करना, बच्चों को सिखाना किस तरह से, यानी कि निर्माणात्मक प्रभाव जो है वो परिवार का रहता है। इसके अलावा आर्थिक व्यवस्था होती है कि जो भी
खर्चे हैं उन सबको पूरा करने के लिए पैसे कमाने के साधन जुटाने पड़ते हैं। बच्चों का भरण पोषण परिवार की विशेषता है, बच्चों का वो भरण पोषण करता है, सही तरीके से उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी शिक्षा का जो भी खर्च वगैरह है परिवार देखता है। सदस्यों के उत्तरदायित्व हैं, परिवार का जो भी सदस्य होगा उसका परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य होगा और सभी जो सदस्य होंगे वो जिम्मेदारी के साथ अपने उन कर्तव्यों को निभाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा परिवार जो है वो सामाजिक संरचना का केंद्र होता है। परिवार की एक और विशेषता क्या है कि परिवार के सदस्यों को समान आवास, समान रहन सहन की जो सुविधा है वो उपलब्ध होती है। परिवार में बच्चों के बीच सहभागिता, सहयोग व अपनत्व की, भाईचारे की भावना जो है कूट कूट करके भरी होती है। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में भागीदारी जो है, समाज में किसी भी तरह का कोई कार्य हो, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो सांस्कृतिक हो, परिवार जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी अपने दिखाते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि समाज के अंदर व्यक्ति जो है वो किस तरह से, अब उसका आचरण किस तरह का होगा, क्या है, ये सब चीजें, ठीक है, सब चीजों पर जो नियंत्रण रखना है ये किसका काम है, ये परिवार का काम। परिवार जो है वो किसी भी व्यक्ति को नियंत्रित करता है। समाज में एंटर करने से पहले उसको ये सिखाता है कि समाज के अंदर किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजें करने लायक हैं जो करनी है और क्या चीजें नहीं करने लायक हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सामाजिक नियंत्रण तो नियंत्रित करता है जो परिवार है वो किसी बच्चे को। ठीक है, तो ये थी विशेषताएं परिवार की। आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे जो टॉपिक रहता है वो है परिवार के प्रकार और आपसी संबंध। ठीक है, उन पर वीडियो के साथ बहुत जल्द ही आपके साथ फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए प्लीज इन टॉपिक्स को पढ़िए, देखिए, समझिए अच्छे तरीके से। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मेरे नंबर हैं यहाँ दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप अपने जो डाउट्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जो भी डाउट होगा आपका। तब तक के लिए प्लीज टॉपिक को पढ़िए। और हाँ, जाते जाते मैं एक बार फिर बोल देता हूं, प्लीज वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। साथ ही साथ अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। ठीक है, ताकि आगे वाले जो वीडियोस हैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकूं कुछ। ठीक है, धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।